अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, मैं हूं इरफान हैदर। इससे पहले कि वीडियो क्लिक करते ही आप इससे हटें, थोड़ी देर रुकें। कल इकोनॉमिस्ट में, द इकोनॉमिस्ट बरतानवी जरीदा, उसमें बुशरा बीबी के हवाले से खबर छपी है। खबर क्या छपी है? जो इल्ज़ामात हैं संगीन किस्म के, वो छपे हैं इस स्टोरी पे। मैंने 24 घंटे लगाए हैं, जल्दी नहीं की। कल हर बंदा इस पे व्लॉग कर रहा था। 24 घंटे के बाद पूरी मालूमात आपके सामने रखता हूँ। क्या ये टोटल फेक है? ये इंटरव्यू किसी से पैसा लेके किया गया है? क्या इस इंटरव्यू के पीछे क्या क्या चल रहा था? कौन किससे मिल रहा था? कौन किससे बात कर रहा था? सारी मालूमात मैंने जमा की है और आपके सामने रख दूंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जनरल फैज हमीद, उनके ट्रायल के हवाले से क्या हुआ है और अगले चंद घंटों में या चंद दिनों में क्या कुछ होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो स्टोरीज हैं। बहुत बारीकी से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैं कोशिश करूंगा आसान लफ्जों में आपको बता सकूं कि द इकोनॉमिस्ट में छपने वाला आर्टिकल किसने छपवाया, जरूरत क्यों पेश आई और इससे सियासी फायदा इस वक्त की हुकूमत क्यों उठा रही है। ये सारा मामला क्या है आपके सामने रख दूंगा। इससे पहले कि मैं ये इस स्टोरी के हवाले से आपको बताऊं, आपको ये समझना जरूरी होगा कि दो ये शख्सियात हैं जिन्होंने इस इंटरव्यू को छापा है। एक तो पाकिस्तानी है जिनका नाम बुशरा तस्कीन है और एक बरतानवी सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, जिनका नाम ओवन बेनेट जॉन्स है। ये बहुत मशहूर शख्सियत है। इनके बारे में जब आप जान लेंगे तो आपको सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि ये हुआ क्या है। अच्छा, ओवन जॉन बेनेट्स जो है, एक तवील अरसे तक ये बीबीसी के साथ रिपोर्टिंग करते रहे। इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें, फिर आपको ये कहानी समझ में आएगी। 2013 में इन्होंने एक कॉलम लिखा था दी गार्डियन में, मशहूर बरतानवी अखबार है, उसमें इन्होंने एक कॉलम लिखा था जिसमें एमक्यूएम के बदनामे जमाना कायद जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ा, अल्ताफ हुसैन के हवाले से, और इस पे काफी तनकीद हुई थी। इन्होंने लिखा था ये 2013 में, मतलब ये 1998 से लेकर 2001 तक बीबीसी उर्दू में काम कर चुके हैं पाकिस्तान में रहते हुए। इसके बाद द गार्जियन में ये लिखते रहे हैं, द गार्डियन या द गार्जियन, दो तलफ़ुज़ से बरतानवी और ब्रिटिश अमेरिकन अलग-अलग बोला जाता है। अच्छा, इसमें ये काम करते रहे। इन्होंने अल्ताफ हुसैन के हवाले से ये लिखा, स्टोरी मैंने आपको बताई, जिसपे एमक्यूएम ने बड़ी तनकीद की। उसके बाद 2015 में पाकिस्तान एमक्यूएम रिसीव इंडियन फंडिंग, 2015 में इन्होंने एक स्टोरी लिखी और जिसमें इन्होंने बताया कि एमक्यूएम, उस वक्त की एमक्यूएम इंडिया से कैसे फंडिंग लेती रही। ये मैं आपको ओवन बेनेट जॉन्स के हवाले से बता रहा हूं, जो इस स्टोरी के लिखने वाले का 70% है। 30% वो जो खातून ने काम किया है वो भी बता देता हूँ। अच्छा, ये पाकिस्तान के हवाले से इनकी मशहूर किताबें भी हैं। अच्छा, ये कुछ किताबें भी लिख चुके हैं बेनेट जॉन्स जो हैं। 2002 में शाया हुई इनकी एक किताब पाक आइज ऑफ स्टॉर्म, ये इनकी शाया हुई है। इसके अलावा जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आप बोर ना हो। एक और किताब है इनकी, द भुट्टो डेंसिटी, द स्ट्रगल ऑफ पावर इन पाकिस्तान, इनकी ये किताब है। 1998 से 2001 तक ये बीबीसी के लिए काम करते रहे हैं। इनकी एक मशहूर किताब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से भी लिखी है इन्होंने। पूरी मालूमात है उसमें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कातिल कौन हो सकता है, जो तहकीकाती सहाफ़ी हैं बेसिक। ये द असैसिनेशन इनकी ये किताब है और काफ़ी मशहूर भी है। इसके अलावा 1981 में पाकिस्तान की एक पीआई की फ्लाइट हाईजैक हुई थी, अगवा हुई थी या हाईजैक हुई थी, उसके हवाले से द हाईजैक इनकी एक किताब मौजूद है। तो पाकिस्तान के हवाले से ये एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, किताबें लिख चुके हैं, बड़ी बड़ी स्टोरीज पे लिख चुके हैं। मार्शल लॉ जो मुशर्रफ ने लगाया था 12 अक्टूबर का कू, उस पे भी ये काम कर चुके हैं। जहां तक बात है बुशरा तस्कीन की, तो बुशरा तस्कीन पहले बीबीसी के लिए काम करती रही हैं, अब इसी जो जरीदा है बरतानवी द इकोनॉमिस्ट, इसके लिए काम कर रही हैं पाकिस्तान में रहते हुए। इनका भी तकरीबन 24 साल का तजर्बा है इस सहाफत का। ये पहले, अब ये दोनों शख्सियात आपके सामने आ गई। अब नजम सेठी क्या कहते हैं? नजम सेठी की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, पाकिस्तान में किसी और सहाफी की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ? वैलिड सवाल होगा आपका, ये जहन में आएगा। वो इसलिए कर रहा हूँ कि 1990 से लेकर 2008 तक 18 साल तक नजम सेठी इसी द इकोनॉमिस्ट के लिए लिखते रहे हैं पाकिस्तान से, और जितना भी पाकिस्तान के हवाले से उनको मवाद चाहिए होता था या तस्दीक चाहिए होती थी, तो वो नजम सेठी 18 साल इस इदारे में काम कर चुके हैं। द इकोनॉमिस्ट दुनिया का सबसे पुराना जरीदा माना जाता है। ये 1843 से चल रहा है, 1843 से। इदारे की क्रेडिबिलिटी
दो सहाफियों की क्रेडिबिलिटी के 1981 से लेकर अब तक ओवन बेनेट जॉन्स जो है वो काम कर रहे हैं और 24 साल से ये खातून काम कर रहे हैं। अच्छा, ये BBC में भी काम कर चुके हैं, द गार्जियन में काम कर चुके हैं दोनों सहाफी, और द इकोनॉमिस्ट में अब काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट इन इदारों को देते हैं। अब अगली सिचुएशन पे आ जाए। नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि ये स्टोरी 1 2 दिन 4 5 महीने की नहीं है, कम अज कम वो ये कहते हैं, कल उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये कहा है कि कम अज कम ये स्टोरी छापने में, इसकी तस्दीक करने में 6 माह से ज्यादा लगे होंगे। कल का प्रोग्राम नजम सेठी का देखने, उनके होस्ट है आयशा, उनके साथ जो वो करते हैं, उन्होंने कहा कि ये 6 माह से ज्यादा लगे होंगे। मैंने इसकी थोड़ी अपने ताईं तहकीक की है और मालूमात हासिल की है, तो मुझे पता चला है कि ये नवंबर 2024 यानी तकरीबन 1 साल पहले, जब 26 नवंबर को, आपको याद है गोली क्यों चलाई, तहरीक इंसाफ ने एक नैरेटिव बनाया था सोशल मीडिया को, उस वक्त से ओवन बेनेट जॉन्स और पाकिस्तानी सहाफी जो दोनों इस वक्त इकोनॉमिस्ट के लिए काम करते हैं, इन दोनों ने नवंबर 2024 में इस स्टोरी पे प्रोफाइल इंटरव्यू करने के लिए बुशरा बीबी का इस पे उन्होंने काम शुरू किया। तकरीबन 1 साल की तहकीकात है। मजे की बात यह है कि इस तहकीकात के अंदर ऐसा नहीं है कि मफरूजों पे उन्होंने सुनी सुनाई बातों पे, उन्होंने 1 on 1 जो बुशरा बीबी की बहन है भट्टू साहिबा, गालिबन मरियम भट्टू उनका नाम है, उनका दुबई में जाके इंटरव्यू किया है। ओवन जॉन बेनेट और बुशरा तस्कीन ये दोनों मौजूद थे। इसके अलावा ये मैं अपनी मालूमात आपको बता रहा हूँ, अलीमा खान साहिबा का उन्होंने इंटरव्यू किया है, क्योंकि एक चीज जब पता चलती थी वो तस्दीक के लिए इससे भी पूछते हैं, उससे भी पूछते हैं, 4 से 5 दफा जब तक किसी चीज की तस्दीक ना हो वो इस पे बात की जाती है। तो अलीमा खान की जो साथ सिटिंग हुई है बुशरा तस्कीन की और ओवन बेनेट जॉन्स की, इन दो सहाफियों की जिन्होंने कॉलम लिखा है, 3 घंटे से ज्यादा सिटिंग थी। इमरान खान की बहन अलीमा खान से, उनसे उन्होंने सवालात किए, उन्होंने जहांगीर तरीन से सवाल किए, उन्होंने अलीम खान से इंटरव्यू किया 1 साल के अंदर, उन्होंने ओन चौधरी उनसे इंटरव्यू किया। इसके अलावा उन्होंने इन सारी शख्सियात से बातचीत की है। तो ये इंटरव्यू सुनी सुनाई बातों वाला नहीं है। पहले तो ये देख लें। पहले मैंने आपको इदारे की क्रेडिबिलिटी बता दी कि 1843 से ये काम कर रहा है। फिर मैंने आपको दोनों सहाफियों की क्रेडिबिलिटी बता दी जो सालों से काम कर रहे हैं और बड़ी बड़ी किताबों के मुसन्निफ हैं, BBC, द गार्जियन और द इकोनॉमिस्ट में अब काम कर रहे हैं। तीनों बहुत बड़े इदारे हैं। तो उन इदारों के लोग पागल थे कि इनको उन्होंने रख लिया, ऐसा नहीं हो सकता ना। और इसमें काम करने वाले पाकिस्तान के अंदर नजम सेठी, मैं आपको बता चुका हूं कि 1990 से उनके बकौल 2008 तक वो द इकोनॉमिस्ट के लिए काम करते रहे। अब नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि जब भी इकोनॉमिस्ट को कोई स्टोरी दो, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं प्रोग्राम में, तो वो 5 से 6 सवालात एक एक पॉइंट पे पूछते हैं कि इसका क्या सबूत है, ये कहां से ली, इसके अगेंस्ट चेक कहां किया। फैक्ट चेक उनका इतना सख्त है, वो कह रहे हैं। फिर इस पे वकील बुलाए जाते हैं अगर मामला संगीन हो, और वकीलों से पूछा जाता है कि कौन से लफ्जों का इस्तेमाल किया जाए, कैसे हम स्टोरी को ब्रेक करें ताकि कानूनी कार्रवाई हो, तो उसके जवाब में हमारे पास क्या होगा, कौन कौन सा सबूत होना लाजमी है। तो नजम सेठी के बकौल को ये इतना आसान या हलवा नहीं है जैसे पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि बस हुकूमत ने पैसे दिए होंगे और द इकोनॉमिस्ट ने छाप दिया होगा। ये तो इस वक्त स्टोरी है जो नजम सेठी भी बता रहे हैं। तो मैं अभी सुन रहा था, जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है इसके साथ साथ कि जो बुशरा तस्कीन साहिबा हैं, उन्होंने अपनी लोकेशन बताना लोगों को छोड़ दिया है। उसकी वजह ये है, इवन के बहुत साफियों को भी नहीं बता रही। मैंने बड़ी कोशिश की उन्हें 5 से 6 दफा कल से अब तक कॉल कर चुका हूँ। कुछ मेरे जहन में सवालात थे, लेकिन वो सवालात मुझे खैर उनके जवाबात मिल गए जब अफसार आलम साहब ने उनका यूट्यूब पे इंटरव्यू किया, अभी आप जाके देख सकते हैं। तो इस वक्त बुशरा तस्कीन साहिबा को थ्रेट्स बाकायदा मौसूल हो रही हैं और उनके घर के बाहर बाकायदा पुलिस को लगाया गया है। कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को थ्रेट कर रहे हैं जिसने 1 साल मुसलसल मेहनत की हो एक खबर की तस्दीक के लिए। और उसके साथ ओवन बेनेट जॉन्स भी मौजूद थे जिनका 1981 से लेकर आज तक का तजर्बा है जर्नलिज्म का, एक बुजुर्ग सहाफी हैं वो, ठीक है। तो पाकिस्तान में बुशरा तस्कीन को ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने उस व्लॉग के थ्रू मुझे भी पता चला, उन्हें बाकायदा थ्रेट्स मिले हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपनी नकलो हरकत महदूद कर दी है। इस्लामाबाद में गालिबन वो रहती हैं जहाँ तक मेरी मालूमात है। अब
یہ ساری چیزیں ہیں. اب اس پہ جو نجم سیٹھی جو الارمنگ چیز ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں نجم سیٹھی کہ بشرا تسکین نے ساتھ یہ بھی کہا ہے, بہت سارے چینلز میں آپ نے کلپ سنا ہوگا, کہ ہم نے صرف 10% ایک سال میں جو ہم نے انٹرویوز کیے, جو معلومات ہمارے پاس آئی, ہم نے صرف 10% شائع کی ہے. 90% شائع اس لیے نہیں کی کہ 2 لوگ تو تصدیق کر رہے تھے ان باتوں کی, تیسرے سے چوتھا نہیں کر رہا تھا. تو نجم سیٹھی کے بقول کے تحریک انصاف پہلے تو جائے گی نہیں عدالت برطانیہ کے اندر. اگر وہ گئے اس کے اگینسٹ جو انہوں نے اعلان کیا ہے, میں آپ کو ماضی کی مثال دے دوں کہ عمران خان کے حوالے سے ایک گھڑی کا معاملہ جب سامنے آیا تھا, توشہ خانہ میں شاہ زیب خانزادہ نے جس کی جعلی رسید بنائی تھی اس کا بھی انٹرویو کیا تھا, اور جسے گھڑی خریدی تھی اس کا بھی انٹرویو کیا تھا. تو اس میں ہوا کیا تھا؟ اس میں ہوا یہ تھا کہ باقاعدہ خان صاحب نے اگلے ہی دن کہا تھا کہ میں شاہ زیب خانزادہ اور جیو کے خلاف قانونی کارروائی کر رہا ہوں. اس بات کو 2.5 سال ہو چکے ہیں. خان صاحب نے کوئی قانونی نوٹس, کوئی کارروائی نہیں کی. عوام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اپنے جو ایکسٹریمسٹ کارکن ہوتا ہے اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے, دیکھیں ہم سچے ہیں, ہم قانونی کارروائی کریں. اچھا, میری آبزرویشن بھی یہی ہے کہ قانونی کارروائی نہیں کرے گی تحریک انصاف. اگر کرے گی تو نجم سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بشرا تسکین اور اوون بینٹ جونس یہ کہہ رہا ہے کہ 10% ہم نے چھاپا ہے, 90% 2 سے 3 لوگوں نے تصدیق کی, چوتھے یا 5ویں نے نہیں کی, جس کی وجہ سے ہم کراس چیک میں ابھی بھی ڈاؤٹ کچھ چیزوں پہ موجود تھا. 90% چیزیں ہم نے اس انٹرویو میں نہیں ڈالی, اس رپورٹ میں نہیں ڈالی. جب عدالت جائیں گے تو وہ 90% بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے. تو مزید تحریک انصاف کے لیے ایک وبال کھڑا ہو جائے گا یہ نجم سیٹھی کے بقول, کیونکہ ان کا بھی دی اکانومسٹ کے حوالے سے 18 سال کا ایکسپیرینس ہے. وہ یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اس رپورٹ کو چھاپنے سے پہلے وکلا کی ٹیم بھی بٹھائی گئی کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو قانونی طور پر ہم جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے, کون سی جسٹیفائی کر سکیں گے. تو اتنا آسان نہیں ہے. اب اس وقت تحریک انصاف کی جانب سے, خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہم اسے چیلنج کریں گے. اچھی بات ہے. اگر تحریک انصاف کے خلاف یہ پروپاگنڈا ہے, ٹوٹل جھوٹ ہے, تو اس پہ دی اکانومسٹ معافی مانگے. بالکل اسی طرح آپ کو یاد ہوگا, میں آپ کو یاد کرا دوں کہ شہباز شریف نے ایک رپورٹ چھاپی تھی ڈیلی میل نے 14 جولائی 2019 کو. ڈیلی میل کی رپورٹ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو زلزلہ آیا تھا پاکستان میں, اس دوران جو فنڈز ملے تھے وہ کھا گئے تھے شہباز شریف, انہوں نے فنڈ چوری کیے. شہباز شریف نے اس متعلق کیس کر دیا تھا اور ڈیلی میل کے اوپر تقریباً یہ 2 سال سے زائد کیس چلا, اور ڈیلی میل, شہباز شریف یہ کیس جیت گئے برطانیہ کے اندر, اور ڈیلی میل نے اپنے فرنٹ پیج پہ معافی مانگی اور کہا کہ ہماری معلومات غلط تھی, ہم نے آپ کی جو شہرت ہے اسے ڈیمیج کیا, شخصیت کو ڈیمیج کیا, ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں. ڈیلی میل ایک بڑے نیوز پیپر نے برطانیہ کے معافی مانگ چکا ہے شہباز شریف سے. اگر تو یہ سب جھوٹ ہے تو اسی طرح دی اکانومسٹ کو بھی بشرا بی بی اور عمران خان سے معافی مانگنا پڑے گی. اب یہ ہے سارا اس وقت معاملہ کہ جو ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے بس حکومت نے کال کی ہوگی, اتنے پیسے لو اور یہ چھاپ دو, تو اس طرح نہیں ہے. مطلب اس اسٹوری کی تصدیق کے لیے ایک چیز کی انہیں 1 سال لگ گیا. نومبر 2024 سے لے کر اب نومبر 2025 چل رہا ہے. 1 سال اور ان کی کریڈیبلٹی ان دونوں صحافیوں کی, اس کے علاوہ نجم سیٹھی جو اس ادارے میں 18 سال کام کر چکے ہیں, اور اس ادارے کی کریڈیبلٹی, ساری میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ فیض حمید صاحب جو کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ان کا ہو رہا ہے, 1.5 سال سے زیادہ ہو چکا, آپ لوگ سن رہے ہیں. اب خبر میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل مکمل ہو چکا ہے. پہلے الزام لگائے گئے جو وہ سارے پیش کیے گئے, اس پہ جرا ہوئی. پھر وکیل صفائی جو ان کے ہیں انہوں نے اپنی صفائی فیض حمید کی پیش کی, اس پہ جرا ہوئی. اور اب اس کیس کی ساری دونوں طرف کے موقف سن کے جج نے اس کیس کو ریٹن کرنا, اب جیسے ہم عام, مجھے نہیں پتا کہ ملٹری کورٹس میں کیا اصطلاح استعمال ہوتی ہے, عام جو کورٹ رپورٹنگ تھوڑی بہت ہم نے کی تو اس میں ہمیں پتہ چلا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے عام الفاظ میں. تو اب اگلے چند گھنٹوں میں یا چند دنوں یہ عدالت پر منحصر ہے کہ فیض حمید کا فیصلہ وہ کب کرتے ہیں. تو یہ خبر میں آپ کو دے دوں, ہو سکتا ہے کل پیر کا روز ہے, پہلا ورکنگ ڈے, یہ کیس سامنے آ جائے, فیصلہ سامنے آ جائے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چند دنوں بعد فیض حمید کے حوالے سے آیا انہیں سزا ہوتی ہے یا باعزت بری ہو جاتے ہیں, اس حوالے سے سامنے آ جائیں گی چیزیں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.